उससे भी गले लगा जाता है। लेकिन इसी ईद के दिन देश के अंदर कुछ लोग दहशत का पैगाम बांटते हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई घटनाएं हुई। आतंकियों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। वहीं उपद्रवियों ने श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा दिए। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आंकड़ों के जरिए इसका विश्लेषण। ईद के दिन भी क्यों नहीं रुके पत्थरबाजों के हाथ। क्या देश के दुश्मनों को भाईचारे का त्योहार भी नहीं भाता। देश में जब एक साथ लाखों हाथ अमन और भाईचारा कायम रखने की दुआ के लिए उठ रहे थे, तो ठीक उसी वक्त घाटी में देशद्रोही पत्थरबाज नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे थे। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में जैसे ही ईद की नमाज खत्म हुई, देशद्रोहियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए और ड्यूटी पर डटे सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने लगे। जिस वक्त जामिया मस्जिद के आसपास सैकड़ों लोग ईद बनाने के लिए जमा हुए, उसी वक्त वहां नकाबपोश देशद्रोही आतंकी जाकिर मूसा का पोस्टर लहराने लगे। कश्मीर और पाकिस्तान के कई आतंकियों के पोस्टर लेकर देशद्रोही प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद इन देशद्रोहियों ने हाथ में पत्थर थाम लिए। इनकी नापाक हरकतों को देख स्थानीय लोग रास्ता बदलने लगे। हंगामा करते ये देशद्रोही चौराहे तक पहुंचे और फिर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने लगे। इन देशद्रोहियों में कुछ ने नकाब पहन रखे थे, तो कुछ के चेहरे साफ दिख रहे थे और काफी देर तक इन देशद्रोहियों ने इलाके में पत्थर बरसाए। कश्मीर में अमन के ये दुश्मन कभी आतंकियों के पोस्टर लहराए, तो कभी शांति बहाल करने वाले सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे। सुरक्षा बल की टीम काफी देर तक माहौल को संभालने की कोशिश करती रही। इस बीच दूसरे रास्ते से देशद्रोहियों की भीड़ फिर इकट्ठा हो गई और प्रदर्शन करते हुए पथराव करने लगी। आपको बता दें कि पिछले महीने एक मुठभेड़ में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर जाकिर मूसा मारा गया। वो A++ कैटेगरी का आतंकी था, जिसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। जाकिर मूसा दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल के नूरपुरा का रहने वाला था। आतंकवादी मूसा के अलावा प्रदर्शनकारियों ने जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का पोस्टर भी लहराया और काफी देर तक श्रीनगर में पत्थरबाजी करते रहे। अब जानिए कि ईद के मुकद्दस त्योहार के दिन कश्मीर में देशद्रोहियों ने कहां-कहां कोहराम मचाया। उत्तरी कश्मीर के सोपोर और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबर आई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ईद के दिन ही आतंकियों ने एक घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक को भी गोली लगी। उसकी हालत नाजुक है। मृतक महिला का नाम नगीना जां है। नगीना के पति यूसुफ लोन को भी 2 साल पहले अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। सबसे पहले ISIS के झंडे दर्शाए गए, स्टोन पेल्टिंग की गई, फायरिंग की गई। पुलवामा में एक औरत और आदमी के ऊपर औरत मारी गई है। आदमी जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। इस मौके की घटना हर साल होती रही है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी। और इस साल ये घटनाएं ज्यादा होंगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टफ स्टैंड लिया है कि हर हालत में टेररिस्ट को खत्म किया जाएगा। हालांकि पिछले साल भी ईद के मौके पर पत्थरबाजों ने कश्मीर में कई जगह प्रदर्शन किए और इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए थे। सवाल ये उठता है कि लगातार जिस जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही हो, पिछले कई सालों से जहां के युवा लगातार बड़ी बड़ी नौकरियों में शामिल हो रहे हो, आखिरकार वहां के युवा पत्थर क्यों उठा रहे हैं? ये वही जम्मू कश्मीर है जहां के युवा खासतौर पर औरंगजेब और अब्दुल फयाज जैसे जाबाज हैं, जो देश की सेना में न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि वक्त आने पर अपनी जान भी निछावर कर रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर कश्मीर में पत्थर फेंकने वाली पूर्व पोस्ट गर्ल अफशा आशिक की है। ये लड़की कभी श्रीनगर की गलियों में पत्थर फेंकने वालों की अगुवाई किया करती थी, लेकिन बाद में ये कश्मीर फुटबॉल टीम की कप्तान बन गई। 22 साल की इस खिलाड़ी ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके उन्हें राज्य में खिलाड़ियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताया था और मदद की गुहार लगाई थी। अफशा का संकल्प है कि वापस मुड़कर नहीं देखना है। ये कश्मीर के बदलने की कहानी है। लेकिन वो उपद्रवी किस मिट्टी के बने हैं जो हाथों में कलम की बजाय पत्थर थामते हैं? उन्हें देश प्रेम में दिलचस्पी क्यों नहीं? क्यों वो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का? क्यों नहीं वो भी कैप्टन उमर फयाज और राइफलमैन औरंगजेब की तरह बनकर परिवार, समाज और देश का झंडा बुलंद करना चाहते हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कश्मीर में हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के पत्थर फेंके जाते हैं। हमारे युवाओं को पाकिस्तान पत्थर थमाता है और इसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर
पत्थर फेंकना फैशन क्यों बनता जा रहा है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं हुई हैं। पिछले साल यानी 2018 में घाटी में पत्थरबाजी की 759 घटनाएं हुई थीं। वर्ष 2017 में कश्मीर में पत्थरबाजी की 1261 घटनाएं हुई थीं। साल 2016 में सबसे ज्यादा 2808 बार घाटी में देशद्रोहियों ने पत्थर बरसाए और वर्ष 2015 में 730 बार पत्थरबाजों ने पत्थर फेंककर प्रदर्शन किए। पत्थरबाजों को तैयार कौन करता है? क्या यह सिर्फ पाकिस्तान के पैसों और आतंकियों के जरिए किया जाता है या फिर देश के अंदर भी इन्हें पालने पोसने वाले लोग हैं? सुनिए, जानकार इस बारे में क्या कहते हैं। पहले भी हमें याद होगा कि रमजान के महीने में एक तरफा युद्ध विराम हुआ था पिछले मोदी सरकार में, तो लेकिन उसके नतीजे जो थे वो बहुत अच्छे नहीं निकले। मूल समस्या ये है कि कश्मीर के लोगों में जो अविश्वास पैदा हुआ है, स्थानीय लोगों में जो अविश्वास है, उसको कैसे दूर किया जाए। राजनीतिक प्रक्रिया जो थम गई है उसको कैसे बहाल किया जाए। जब लोग राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होंगे तभी हम किसी सौहार्दपूर्ण उम्मीद कर सकते हैं, सौहार्दपूर्ण नतीजे की। इनको रोकने का केवल एक ही तरीका है कि वहां के लोगों का दिल दिमाग विश्वास जीतो, और इसको जीतने के लिए बड़ा लाजमी है कि जल्दी से जल्दी आप बेरोजगारी दूर करो। कश्मीर में अमन के दुश्मन पत्थरबाज न सिर्फ सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं बल्कि वो स्थानीय नागरिक, सैलानी, स्कूली बच्चों तक पर पत्थर बरसाने से बाज नहीं आते। हालांकि वो देशद्रोही जितना सर उठाते हैं, सरकार और सुरक्षा बल उतनी ही सख्ती से उसे कुचलते भी हैं। घाटी में कब कब और कितने पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों ने मारा, उसके कुछ आंकड़े। 15 दिसंबर 2018 को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 7 पत्थरबाजों को मौत के घाट उतारा। 28 जनवरी 2018 को शोपियां में 2 पत्थरबाज मारे गए। 12 फरवरी 2017 को कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 पत्थरबाजों को मारा। 26 जुलाई 2017 को सोपोर में 2 पत्थरबाज मारे गए। 14 फरवरी 2016 को काकापोरा में 3 और 21 अगस्त को श्रीनगर में 1 पत्थरबाज मारा गया। 18 अप्रैल 2015 को एक और, 28 अक्टूबर 2015 को बारामूला में 2 पत्थरबाज मारे गए। साल 2014 में 13 सितंबर को अनंतनाग में 2 और 3 नवंबर को बड़गाम में 2 पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सवाल यह कि सालों साल से पत्थरबाजों की फंडिंग कहां से होती आ रही है? इन देशद्रोहियों के पास पैसा कहां से आता है? क्या इस काम के लिए उन्हें पगार दी जाती है? हमने देश के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट से इस बारे में बात की तो उन्होंने ये कहा। युवा गुमराह हैं, उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए गए हैं, उनकी बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजों के मेंटर बने हुए हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें कहीं से मदद मिल रही है बाहर से, देश के बाहर से, और यहाँ के युवकों के हाथ में पत्थर के रूप में वो हथियार पकड़ा रहे हैं? हम युवकों को दोष नहीं देते, हम युवाओं को सही कर सकते हैं, गुमराह युवक को सही रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन जो लोग गुमराह युवकों के हाथों में पत्थर पकड़ा रहे हैं, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की जो घटनाएं हुई हैं उसमें विदेशी शक्तियों का हाथ रहा है। वहां से फंडिंग होती रही है। उस फंडिंग से एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर बेरोजगारों को 7,000 9,000 रुपए तक मिल जाते हैं और वो पत्थर चलाते हैं। और ऐसे मौके पर जब वहां लोकतंत्र की बहाली की कोशिश की जा रही है तो एक बार फिर ऐसी शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि लोकतंत्र बहाल न हो। तो लोकतंत्र को तोड़ने वाली, लोकतंत्र में विराम डालने वाली, इस प्रक्रिया को रोकने वाली ताकतें देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं। हमें दोनों शक्तियों का मुकाबला करना है। एक तरफ ईद के दिन भी श्रीनगर में अमन और भाईचारे की जगह आतंकवाद का नारा लगा, सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए गए, तो दूसरी तरफ देश में शांति बहाली के लिए मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री अमित शाह ईद की छुट्टी के बावजूद दफ्तर पहुंचे। लगातार 5वें दिन उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की, यानी शाह पूरी तरह मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। बुधवार को ईद की छुट्टी थी, बावजूद इसके गृह मंत्रालय पहुंचे अधिकारियों के साथ अलग अलग कई बैठकें की गईं। पहली बैठक नक्सल समस्या को लेकर की गई, जिसमें गृह सचिव राजीव गौबा
और ज्वाइंट सेक्रेटरी नक्सल मौजूद थे। इससे पहले अमित शाह ने 4 दिन में जम्मू कश्मीर की समस्या पर 3 बड़ी बैठकें की। अमित शाह ने 1 जून को गृहमंत्री पद संभाला था और पद संभालते ही गृह मंत्रालय के सभी 22 विभागों का प्रेजेंटेशन लिया था। 3 जून को आंतरिक सुरक्षा पर बड़ी बैठक की। बैठक में एनएसए अजीत डोवाल समेत आईबी और रॉ के चीफ मौजूद थे। बैठक में कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर चर्चा की गई। शाम को जम्मू कश्मीर से राज्यपाल सत्यपाल मलिक उनसे मिलने पहुंचे। 4 जून को भी अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक की। बैठक में गृह सचिव और कश्मीर डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी शामिल थे। बैठक में विकास परियोजनाओं और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। गृहमंत्री के तौर पर अपने काम से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे अमित शाह पार्टी अध्यक्ष के तौर पर दुनिया को अपने नेतृत्व और संगठन क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। उन्हें बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला शहंशाह कहा जाता है, मगर शाह जैसे सूरमा जिस संगठन में फर्श से अर्श तक पहुंचे, उस बीजेपी के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी क्या है, आज आपको यह भी जानना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की महाविजय के बाद मोदी की ये गूंज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में। इस जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में वापसी करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बराबर ला खड़ा किया। मोदी की अगुवाई और अमित शाह की रणनीति के चलते बीजेपी 303 सीट हासिल कर नया कीर्तिमान बना पाई, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का 39 साल का नॉनस्टॉप सफर है। अटल आडवाणी की सोच, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा, करोड़ों कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और संघ के स्वयं सेवकों की निष्ठा का कमाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं दुनिया में भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने 39 साल पहले रखी थी। मुख्य रूप से अटल जी के कार्यकाल में इस पार्टी ने जो ऊंचाइयों तक अपना प्रवास किया था। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे समर्पित नेता इस पार्टी के अध्यक्ष थे। सुंदर सिंह भंडारी जी, जेपी माथुर जी, ऐसे अनेक नाम मैं ले सकता हूं जिन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सैद्धांतिक भूमिका दी और उसके आधार पे इस पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है। 6 अप्रैल 1980 ये वो तारीख है जब आरएसएस की राजनीतिक इकाई जनसंघ के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। पार्टी की स्थापना के 4 साल बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई। पहली बार उसके सिर्फ 2 उम्मीदवार ही जीतकर संसद पहुंचे। 1984 के चुनाव नतीजों को देखते हुए पार्टी ने रणनीति बदली। हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का फैसला हुआ। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया और 1989 के चुनाव में बीजेपी 2 से 85 सीटों तक पहुंच गई। अध्यक्ष रहते लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली, जिसने देश में हिंदुत्व की धार को पैनापन देने के साथ बीजेपी को 1991 के लोकसभा चुनाव में 120 सीटों तक पहुंचा दिया। दिसंबर 1992 बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरा दिया। इस विवाद के बाद पूरा देश जैसे दंगों में झोंक दिया गया और इसी के बाद बीजेपी हिंदुओं की रक्षा करने वाली या हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसका नतीजा 1996 के लोकसभा चुनाव में दिखा। बीजेपी 161 सीटें जीतकर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिनों बाद ही सरकार गिर गई। साल 1998 में देश में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की संख्या 161 से बढ़कर 182 हो गई। वाजपेयी सहयोगी दलों की मदद से दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन एआईएडीएमके के समर्थन वापस लेने से 13 महीने बाद फिर से सरकार गिर गई।
13 महीने के कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत और काम करने का तरीका लोगों को ऐसा भाया कि 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई में एनडीए को 294 सीटें मिली और भाजपा को 182। सरकार पूरे 5 साल चली, जिसके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 5 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं करा सके। 2004 के चुनाव में बीजेपी 138 सीटों पर पहुंच गई और फिर 2009 में 116 सीटों पर। 2009 में बनी यूपीए सरकार यानी यूपीए 2 अपने आने के कुछ वक्त बाद ही घोटालों के आरोपों में घिरने लगी। ऐसे में पूरे देश में नई सरकार बनाने या फिर नई सरकार या फिर नई पार्टी के आने की कुलबुलाहट महसूस की जाने लगी। और इसी के बाद 2001 से लगातार गुजरात में रहे सीएम नरेंद्र मोदी को पार्टी ने यानी बीजेपी ने 2013 में अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मोदी का जादू ऐसा चला कि 2014 के चुनाव में बीजेपी अकेले 282 सीटें जीतकर संसद पहुंची और 2019 के चुनाव में उसे 303 सीटों के साथ महाविजेता बना दिया। और अब देखिए बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले वो चेहरे कौन हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उदारवादी सोच से जनता में लोकप्रिय हो जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और इसका फायदा पार्टी को मिला। बेबाक राय और फैसलों से उन्होंने अपनी पार्टी की अलग पहचान बनाई। पद से ज्यादा सिद्धांतों को अहमियत दिया और इस वजह से पार्टी को फायदा हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी में लौह पुरुष की पहचान रखने वाले नेता। देश भर में इन्होंने संगठन को खड़ा करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा के ये अगुवा है और पद से ज्यादा सिद्धांतों को इन्होंने भी अहमियत दी और इस तरीके से पार्टी की साख बढ़ती चली गई। नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार होने में भी इन्होंने मदद दी। मुरली मनोहर जोशी शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंताओं में ये भी शुमार थे। अटल आडवाणी के साथ पार्टी को इन्होंने भी दिशा दी। विनम्र और विद्वान समझे जाते हैं और नेता की छवि से ज्यादा लोगों के बीच में रहने वाले किसी व्यक्ति की छवि इनकी थी। अटल बिहारी और आडवाणी के बाद बीजेपी के तीसरे अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। राजनाथ सिंह 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। संगठन और सरकार में काम से अपना प्रभाव और बड़ा किया। पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध माने जाते हैं। 2013 में अध्यक्ष रहते हुए मोदी को पीएम उम्मीदवार इन्होंने ही प्रोजेक्ट किया। 2014 में अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को 282 सीटें दिलवाई। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का तीसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे। हिंदुत्व की विचारधारा के लिए ये एक नए तरह के अगुवा माने गए। 13 साल तक लगातार गुजरात के सीएम रहे। गुजरात में विकास का एक मॉडल बनाया और इसी वजह से 2014 में मोदी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा दिखाया। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सबसे कामयाब अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इन्होंने बना दिया। आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने लगे और 2019 लोकसभा चुनाव की जीत के जादूगर। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे मोदी की दूरदर्शिता और कर्मठता का नतीजा बताते हैं, तो जानकार इसे देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा की जीत करार देते हैं। फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत पाया गया था, तब मुद्दा हिंदुत्व का नहीं था। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ है तो इसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों के मुद्दे घुल मिल गए हैं और एक बार फिर जो पिछले चुनाव में जो ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की, वो ताकत बढ़ चुकी है। अब 303 सीटों के साथ, एनडीए के पास 353 सीटों के साथ बड़ी ताकत है। इस तरह से 2 से लेकर के ये 303 तक का जो सफर है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद और हिंदूवाद के नारे के साथ है। नई नई बातें, नई अपॉर्चुनिटी, आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का उनका स्वभाव और नए नए टारगेट्स रखकर उसको पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करने का, परिश्रम करने का उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंची है। आपत्ति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेना, यही जीत का। खबर की खबर यह है कि 7 जून को केरल में मानसून दस्तक देगा। कहा जा रहा है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले मानसून कुछ विलंब से आ रहा है। ऐसे में देश के 42% हिस्से में सूखे के हालात बन गए।
खास तौर से मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत में जलाशय सूख रहे हैं और इसकी वजह प्री मॉनसून शावर्स का कम होना बताया जा रहा है। बिन पानी तरस रहे हैं लोग। तड़प रहे हैं जानवर। आधे हिंदुस्तान में सूखे जैसे हालात हैं। किसान सूखते हुए अपने खेतों को बदनसीबी से ताक रहे हैं। आखिर कब आएगा मॉनसून? क्यों सूख रहा है आधा हिंदुस्तान? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मध्य भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक आलम एक ही है। जल स्तर कम हो रहा है और पारा चढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर मानसून ने और देरी की तो हालात काफी खौफनाक हो सकते हैं। हालांकि पानी की कमी की वजह से एक खौफ की दस्तक हो चुकी है। हम आपको बारी बारी से देश के कुछ इलाकों की तस्वीरें दिखाएंगे, जिससे आपको समझ आएगा शहरों की जिंदगी से दूर के गांव की जिंदगी भी है, जो हर साल इसी तरह के हालात में जीती है और कई दफा मौत ही उनका मुस्तकबिल बन जाती है। दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे मूल बात यही है, अगर इंसान को जीने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी ही नहीं मिलेगा तो आखिर किस दौर में जी रहे हैं हम? हालांकि जो दौर शुरू हो चुका है उसके लिए खुद इंसान जिम्मेदार है। आपको दिखाते हैं इंसान ने जब कुदरत के नियमों को लांघा तो हालात कितने बदतर हो सकते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर से है। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई से कुछ किलोमीटर दूरी पर पड़ता है पालघर जिला। मुंबई के पास है तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ तो कम से कम पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन अब आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि देश में पानी का आपातकाल लग चुका है। ये पालघर का कामान गांव है। इस गांव में पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। गांव के पास से बहने वाली नदी सूख चुकी है। एक तालाब में बस थोड़ा सा पानी बचा है जो सिकुड़कर एक गड्ढे जैसा हो गया है। लोग यहीं से पानी भरते हैं और इसी पानी को पीते भी हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। इस पानी में गांव का गंदा पानी भी आकर मिलता है। सोचिए, पानी की इतनी किल्लत है कि लोग इस गंदे पानी को घरों में ले जाते हैं। मुंबई के पास, मुंबई से बहुत दूरी पे नहीं हूँ, मुंबई के कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मैं पालघर जिला के कामन गांव में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आप देश के तमाम इलाके तस्वीर देख रहे होंगे, लेकिन इस तस्वीर को देख के आप जरूर सोचेंगे, मजबूर होंगे कि आखिरकार हमारे देश में आज भी लोग मूलभूत सुविधा जिसको हम पानी कहते हैं उसके लिए तरस रहे हैं। यह हालत आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, मैं इस वक्त नदी में खड़ा हूँ। मैं रोड पर नहीं खड़ा हूँ बल्कि आपको दिखाना चाहूंगा यह नदी के अंदर मैं खड़ा हूँ। यह नदी का नाम है कामन नदी और इस नदी जो है पूरे सूख चुकी है। आप ये सबसे अंदाजा लगा सकें कि ऐसा ये देख रहे हैं, अंदर मैं अंदर आ चुका हूँ चलकर और कई किलोमीटर तक दूरी का कामन, इसका नदी का नाम भी है कामन नदी। और इस नदी से गांव के करीबन 50,000 जनसंख्या वाला जो गांव है इसका तो काम होता ही होता है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी लोग इस पानी का उपयोग किया करते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं यह नदी सूखी पड़ी हुई है। गांव वालों का कहना है कि पानी की किल्लत होने पर प्रशासन की तरफ से इस तालाब को तैयार कराया गया था। बाद में इसमें वक्त वक्त पर पानी डाल दिया जाता है, लेकिन जब से गर्मी पड़ रही है तब से पानी कम होता जा रहा है और सुध लेने वाला कोई नहीं। क्या कहेंगे, इस तरीके के पानी आप लोग इतना मेहनत के ले जाते हैं, पानी पीते हैं आप लोग? हाँ पीते ना, पीते नहाने थे, पानी नहीं तो क्या करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप लोग कितनी दूरी से चलकर यहाँ पे आते हैं, नदी में आते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक जो है जगह वहाँ से पानी ले जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, तो क्या करूँगा। लेता है पानी लेके जाता है, इधर से 2-2 3-3 हांडा लेके जाता है, क्या करेगा, पाँव दर्द होता है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या कोई सुनवाई नहीं है? कोई सरकार की तरफ से कोई आता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आता, कभी सुनवाई नहीं होती है कि गांव में क्या हैंडपंप ही नहीं है या फिर गांव में आपके घरों में नल नहीं है? नल नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग सर पे लेके जाते हैं हंडा, डब्बा बस से पानी लेके जाते हैं निकालने के लिए। ले जाते हो? कितने हाँ। दूर से आप लोग आते हैं? कितने 1-2 किलोमीटर दूर पे आते होंगे? हाँ। 1-2 किलोमीटर से 1-2 किलोमीटर रहता है, चल के आते हैं? चल के आते हैं पाइप से। यह हालत है। अब कमान गांव से सटे हुए दूसरे गांव चिंचवटी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चिंचवटी में पानी का स्तर इतना गिर चुका है कि गांव में लगे हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा। कई घंटे नल चलाने के बाद बूंद बूंद कर पानी टपकता है, जिसके सामने लोग घंटों अपनी बाल्टी लिए खड़े रहते हैं। आप देखकर एक तस्वीर और चौंक जाएंगे कि हम अब देख रहा हूं कि जो ये माता जी हैं पिछले 15 मिनट से इस हैंडपंप को लगातार चला रही हैं, लेकिन एक बूंद पानी इस हैंडपंप से नहीं आ रहा है। यह स्थिति है मुंबई के पास का पालघर के इलाके का, यही स्थिति है महाराष्ट्र के तमाम मराठवाड़ा इलाके का, जहां पर भी कहीं पर भी ना हैंडपंप है ना कुआं में कहीं पर भी पानी नहीं। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में आता है जहां सबसे ज्यादा सूखे की मार पड़ती है। खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। हर साल सूखे की वजह से कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस बार हालात और खराब है। मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसमें 8 जिले आते हैं और उन्हीं में से एक है औरंगाबाद। अब आपको औरंगाबाद में पानी को तरसते लोगों की तस्वीरें दिखाते हैं। एक पानी से भरा टैंकर और उसके पीछे बेतहाशा भागते लोग। ये सिर्फ पानी के लिए दौड़ नहीं है, दरअसल ये जिंदगी बचाने की जद्दोजहद का एक नमूना भर है। देश के दूसरे हिस्सों में क्या हाल होगा, आपको इससे समझ आ जाएगा। देखिए और समझिए कैसे लोग बूंद बूंद पानी के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। एक टैंकर औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर छिड़काव के लिए आया, लेकिन उस टैंकर की आस में कुछ लोग घंटों से तपती धूप में खड़े थे। टैंकर क्या आया जैसे कोई जीवनदाता आ गया, फिर सारे के सारे हाथ में बाल्टी और डिब्बे लेकर टैंकर की तरफ दौड़ पड़े। कोशिश थी कि एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। टैंकर के पीछे कुछ देर दौड़ते रहे, जब थक जाते तो थोड़ी सांस लेते और फिर दौड़ने लगते। दरअसल महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है जहां इस बार सबसे कम प्री मानसून बारिश हुई है। खेती के लिए प्री मानसून बारिश का होना बेहद जरूरी होता है। वैसे भी महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र के जलाशयों में महज 11% पानी ही बचा है। जाहिर है जब पानी लगातार सूखता जा रहा है तो उसका असर दूसरे इलाकों पर भी पड़ेगा। तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति हो चुकी है। वैसे मानसून 7 जून को केरल में दस्तक देगा, जो पिछले साल के मुकाबले देरी से आ रहा है। जबकि दूसरे इलाकों में पहुंचने में मानसून को और ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। जाहिर है आधे भारत में सूखे के हालात अभी और ज्यादा विकराल हो सकते हैं। इस बार प्री मानसून बारिश महज 10% हुई है। ऐसे में कई राज्यों में हालात सूखे के हो चले हैं। 8 राज्यों में सूखे का प्रकोप सबसे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात सूखे की चपेट में है और साथ ही तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। कुल मिलाकर देश में करीब 42% हिस्सा सूखाग्रस्त है, जो पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ा है। सूखे की वजह से देश के 91 जलाशयों में सिर्फ 20% पानी बचा है। खासतौर से दक्षिण भारत के जलाशयों में 10 साल में सबसे कम पानी बचा है। न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी इलाकों में भी पानी की भारी किल्लत होने लगी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगर हालात आप देखेंगे तो खौफनाक हैं। ऐसे कई दूसरे राज्य भी हैं जहां मुसीबत कम नहीं है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी ले जाकर पी रहे हैं और वो पानी भी एकदम गंदा। सोचिए इस पानी की कमी के हालात में इंसान आगे कैसे जीवित रहेगा। आधे भारत में सूखे के हालात। प्री मानसून बारिश कम होने से सूखा।
मॉनसून के देर से आने से बिगड़ेंगे हालात। 8 राज्यों में सूखा बना बड़ी मुसीबत। मॉनसून इस बार देरी से दस्तक दे रहा है। इसके अलावा प्री मॉनसून बारिश भी कई राज्यों में महज 10% तक हुई है। ऐसे में जमीन सूख गई है, नदियों का पानी कम हो गया है, तालाब में पानी खत्म हो गया है, लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पर्यावरण दिवस पर इससे भयावह तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती जब पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको मध्य प्रदेश में दमोह के गांव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जानवर और इंसान एक जैसा पानी पीते हैं। दमोह के दहा गांव में जंगली नाले के पास जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। इसी पानी को गांव वाले घर ले जा रहे हैं और इसी पानी को जानवर भी पी रहे हैं। अब इस पानी की सूरत देखिए, ये एकदम गंदा है, जिसमें गांव के घरों का गंदा पानी भी मिलता है। साथ ही इसी में जंगल का कूड़ा कचरा भी मिला होता है। लेकिन गांव वालों के पास पानी का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, इसीलिए इसी पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, जबकि जानते हैं कि इस पानी को पीकर कई गांव वाले बीमार पड़ चुके हैं। समस्या है, नाला का पानी भरते, पानी कहीं है नहीं और है तो उनमें जंगल निकलता है नालों में। तो क्या इसका पानी दैनिक उपयोग के लिए भरते हो कि पीने के लिए? पीने के लिए। बीमार नहीं पड़ते इससे? बीमार तो भली पड़ते, अब कहाँ को पिए। कितने हैंडपंप हैं आपके गांव में? हैंडपंप है तो एक इधर है 4-5 से, लेकिन उनमें जंगल निकलती है ना, लोहे के नलियां डली। ग्रामीण इलाके से आपको शहरी इलाकों में लिए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में ही पानी के लिए हाहाकार है। अब आपको मध्य प्रदेश के बड़े शहर ग्वालियर की तस्वीर दिखाते हैं। ग्वालियर में एक टैंकर लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए पहुंचा तो लोगों ने पाइपों का एक जाल सा बिछा लिया, जिससे पूरा टैंकर ढक गया। लोग टैंकर के ऊपर जा चढ़े और पानी को सबसे पहले पाने का खेल शुरू हो गया। सोचिए, ग्वालियर में पानी की कितनी किल्लत है। जो लोग पानी के लिए घंटों इंतजार करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। हाथ में बाल्टी लेकर दौड़ते हैं। जैसे ही टैंकर आए, बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। एक दिन छोड़े दिन टैंकर आता है, रोज लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं। एक टैंकर है, 25-30 जने एक टैंकर में नहीं भर पाते तो लड़ाइयाँ होती हैं रोज। ना नल ना कुछ, हम लोग काम में व्यस्त रहते, बच्चों को पानी भरने जाना पड़ता है। ग्वालियर में जलस्तर 400 फीट नीचे तक जा पहुंचा है। ऐसे में हैंडपंप से पानी आता नहीं, बाकी दूसरे विकल्पों में पानी कम हो रहा है। स्वर्ण और मुरार नदी का पानी सूख चुका है। पानी के लिए बनाए गए तिघरा बांध में भी लीकेज हो गई है, जिसकी वजह से हजारों क्यूसेक पानी बर्बाद जा रहा है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, बस सब एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम में परिषद में कई बार ऐसा मामला आया है कि कुएं हैं, बावड़ी हैं, पुराने हमारे तालाब थे, तलैया थी, उन पर काम किया जाए। दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया है, रूप वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया जाए। केवल नगर निगम में कागजों पर ये सब काम चल रहे हैं। नगर निगम को, जिला प्रशासन को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। टैंकर की व्यवस्था है, पेयजल के ट्यूबवेल हम खोल रहे हैं, जहाँ पर जरूरत है हैंडपंप भी हम लोग बना रहे हैं। तो बराबर कोशिश ये रहेगी कि के सभी नागरिकों को पीने के पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी पानी की काफी किल्लत है। छत्तीसगढ़ के पखानजूर में हैंडपंप से पानी निकल तो रहा है, लेकिन वो इतना गंदा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। बावजूद इसके लोग उसी गंदे पानी को पीने पर मजबूर हैं। सर, यहाँ पर बहुत गंदा पानी निकलता है, लाल भी निकलता है। करीब 1 साल से खराब है। अधिकारी को जानकारी देते हैं तो नल का पानी कोई समस्या है, कोई सुविधा नहीं है। यही बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पानी के लिए लोग परेशान हैं। किसी भी तरह बस पानी मिले, लोग पानी पीने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सूखा पड़ रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, लेकिन मानसून आने का नाम नहीं ले रहा। सीधे तौर पर पानी की समस्या का हल सिर्फ कुदरत पर निर्भर हो गया है, क्योंकि देश के राज्यों में पानी को लेकर मचे हाहाकार से तो यही लगता है कि पानी के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं वो नाकाफी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये परेशानी बढ़ सकती है, तब पानी के लिए हाहाकार मचना तय है। और खबर की खबर ये कि पानी के आपातकाल के बीच आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखेंगी जो एक उम्मीद पैदा करती हैं। इंसानों ने जिस पर्यावरण को बिगाड़कर खुद के लिए मुसीबत पैदा की है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण पर दिन रात काम करके मिसाल पेश कर रहे हैं। आखिर पर्यावरण बचेगा
तो पानी मिलेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। कर्नाटक भी सूखा प्रभावित राज्यों में से एक है। कर्नाटक के करीब 2000 से ज्यादा गांव सूखे की चपेट में हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन इस बीच एक गांव की तस्वीर ऐसी है जहां पानी की किल्लत कोसों दूर है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने वाटर मैनेजमेंट के जरिए गांव से पानी की समस्या का हल हमेशा के लिए निकाल लिया है। ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कोपा गांव है। पहले जरा इस खूबसूरत गांव की तस्वीर देख लीजिए। चारों तरफ हरियाली और पानी से भरे तालाब और झील। अब देखिए इस गांव के लोगों के चेहरे पर दिखते सुकून को। जहां आधे हिंदुस्तान में सूखा है, वहां ये गांव सूखे के प्रकोप से कोसों दूर है। गांव के लोगों ने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया और पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर लिया। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसे बड़े बड़े जलाशयों में भरा जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत से निकलने वाले पानी को भी उन्हीं गड्ढों में डाला जाता है। यानी जब नदी और झरनों में पानी होता है तो उस वक्त पानी को जमा किया जाता है, जिससे वो पानी की किल्लत के वक्त काम आ सके। इस प्रक्रिया को वाटर रिचार्ज करना कहते हैं। एक बार वाटर रिचार्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर सालों साल पानी की समस्या दूर हो जाती है। यानी जब भी बारिश हो तो पानी जमा कर लिया जाए, साथ ही घरों से निकलने वाले पानी को भी एक जगह इकट्ठा करके उसे प्यूरिफाई किया जाए, फिर तालाब और जलाशयों में भर दिया जाता है। ಅವಾಗ ಜಲಸಂವರ್ಧನಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆನ ಅವಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ರು। ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು। पानी की किल्लत दूर करने का एक प्राकृतिक तरीका आपने देखा, अब आपको एक और तरीका दिखाते हैं, लेकिन उस पर शायद ही आप भरोसा कर पाए। लेकिन आज के दौर में भी लोग जहां वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी बचाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं लोग पूजा पाठ के जरिए कुदरत से बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में देवता अय्यनार को खुश करने के लिए पूजा पाठ किया गया। मिट्टी के रंग बिरंगे घोड़े बनाए और उन्हें सजाकर एक यात्रा निकाली गई। हजारों लोग कोकुलम गांव में इकट्ठा हुए और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से उन्हें बचाने की प्रार्थना की। लोगों का विश्वास है कि देव अय्यनार आधी रात को अपने घोड़े पर सवार होकर उनकी रक्षा करने आते हैं। खैर, जहां आस्था होती है वहीं विश्वास भी होता है, लेकिन कुदरत पर विश्वास के अलावा आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, जिसमें तकनीक के इस्तेमाल से पानी को बचाया जा सके, तब जाकर ही सूखे के प्रकोप से बचा जा सकता है। और क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि भारत में सूखे के हालात बनने की एक वजह पर्यावरण से छेड़छाड़ भी है। इंसान ने तकनीक की दुनिया में होड़ की वजह से पर्यावरण का काफी नुकसान किया और इसकी वजह से वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण तक सब कुछ बढ़ा। साथ ही वातावरण का संतुलन बिगड़ा और इसकी वजह से तापमान भी बढ़ता गया और उसका असर मौसम पर पड़ा। खासतौर से शहरों का वायु प्रदूषण मौसम पर बहुत असर डालता है और उसमें बड़ा रोल शहरों के ट्रैफिक का, वेहिकुलर पॉल्यूशन का होता है और इस तरह के प्रदूषण में भारत सबसे आगे है। एप्पल और उबर के लिए नक्शे बनाने वाली कंपनी टॉम ने 56 देशों के 403 शहरों में सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव झेलने वाले शहरों में मुंबई टॉप पर है। मुंबई में सुबह और शाम के वक्त पीक आवर्स में लोगों को आने जाने में 65% ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि मुंबई में औसतन 500 कारें प्रति किलोमीटर मिल जाती हैं और इसकी वजह से सुबह और शाम के वक्त ट्रैफिक का हाल बुरा होता है। मुंबई में सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच ट्रैफिक के दौरान लोगों को आने जाने में 80% तक ज्यादा वक्त लगता है, जबकि शाम को 5 और 8 बजे के बीच बढ़कर ये 102% हो जाता है। और इस मामले में कोलंबिया की राजधानी बोगोटा दूसरे नंबर पर है, जहां पीक आवर्स में सफर करने पर लोगों को 63% ज्यादा वक्त लगता है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक का दबाव झेलने वाले शहरों में तीसरे नंबर पर पेरू की राजधानी लीमा है, जहां लोगों को पीक आवर में 58% ज्यादा वक्त सड़कों पर गुजारना होता है। चौथे नंबर पर दिल्ली है, जहां लोगों को सुबह और शाम के वक्त सफर के दौरान 58% ज्यादा वक्त लगता है। इस लिस्ट में रूस की राजधानी मॉस्को 5वें नंबर पर है, यहां लोगों को पीक आवर्स में यात्रा करने में 56% ज्यादा वक्त सड़कों पर
एयर पोल्यूशन के बीच गुजारना होता है। तो आज के लिए इतना ही, और क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आइए ये संकल्प भी लें कि इस पर्यावरण के लिए हम भी अपनी कुछ जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। फिलहाल इतना ही। प्रार्थना कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में देवता अय्यनार को खुश करने के लिए पूजा पाठ किया गया। मिट्टी के रंग बिरंगे घोड़े बनाए और उन्हें सजाकर एक यात्रा निकाली गई। हजारों लोग कोकुलम गांव में इकट्ठा हुए और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से उन्हें बचाने की प्रार्थना की। लोगों का विश्वास है कि देव अय्यनार आधी रात को अपने घोड़े पर सवार होकर उनकी रक्षा करने आते हैं। खैर, जहां आस्था होती है वहीं विश्वास भी होता है, लेकिन कुदरत पर विश्वास के अलावा आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, जिसमें तकनीक के इस्तेमाल से पानी को बचाया जा सके, तब जाकर ही सूखे के प्रकोप से बचा जा सकता है। और क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि भारत में सूखे के हालात बनने की एक वजह पर्यावरण से छेड़छाड़ भी है। इंसान ने तकनीक की दुनिया में होड़ की वजह से पर्यावरण का काफी नुकसान किया और इसकी वजह से वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण तक सब कुछ बढ़ा। साथ ही वातावरण का संतुलन बिगड़ा और इसकी वजह से तापमान भी बढ़ता गया और उसका असर मौसम पर पड़ा। खास तौर से शहरों का वायु प्रदूषण मौसम पर बहुत असर डालता है और उसमें बड़ा रोल शहरों के ट्रैफिक का, वेहिकुलर पॉल्यूशन का होता है और इस तरह के प्रदूषण में भारत सबसे आगे है। एप्पल और उबर के लिए नक्शे बनाने वाली कंपनी टॉम ने 56 देशों के 403 शहरों में सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव झेलने वाले शहरों में मुंबई टॉप पर है। मुंबई में सुबह और शाम के वक्त पीक आवर्स में लोगों को आने जाने में 65% ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि मुंबई में औसतन 500 कारें प्रति किलोमीटर मिल जाती हैं और इसकी वजह से सुबह और शाम के वक्त ट्रैफिक का हाल बुरा होता है। मुंबई में सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच ट्रैफिक के दौरान लोगों को आने जाने में 80% तक ज्यादा वक्त लगता है, जबकि शाम को 5 और 8 बजे के बीच बढ़कर ये 102% हो जाता है। और इस मामले में कोलंबिया की राजधानी बोगोटा दूसरे नंबर पर है, जहां पीक आवर्स में सफर करने पर लोगों को 63% ज्यादा वक्त लगता है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक का दबाव झेलने वाले शहरों में तीसरे नंबर पर पेरू की राजधानी लीमा है, जहां लोगों को पीक आवर में 58% ज्यादा वक्त सड़कों पर गुजारना होता है। चौथे नंबर पर दिल्ली है, जहां लोगों को सुबह और शाम के वक्त सफर के दौरान 58% ज्यादा वक्त लगता है। इस लिस्ट में रूस की राजधानी मॉस्को 5वें नंबर पर है, यहां लोगों को पीक आवर्स में यात्रा करने में 56% ज्यादा वक्त सड़कों पर एयर पोल्यूशन के बीच गुजारना होता है। तो आज के लिए इतना ही, और क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आइए ये संकल्प भी लें कि इस पर्यावरण के लिए हम भी अपनी कुछ जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। फिलहाल इतना ही। एसोसिएट स्पॉन्सर दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और TVS सास सिटी प्लस स्टार वाली बात। ये ना सुजुकी एक्सेस 125 जैसा है। क्यों? कम पीता है। Powerful 125cc engine, superior mileage, Suzuki Access 125, कम पीता है। ये है एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड, जो है साधारण प्लाई बोर्ड से ज्यादा मजबूत और मॉइस्चर रेजिस्टेंट, 41% कम कीमत में। और ये लगता कहाँ है? हमारे घरों में और हमारे ऑफिसेज में। एक्शन टेसा। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए। बकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। चलती रहे ये जिंदगी। ओवर ईटिंग से बदहजमी और गैस, ले आयुर्वेदिक पुदीन हरा, जिसका सुपर एक्टिव पुदीना एक्सट्रैक्ट दे ठंडक भरा रिलीफ। तो केमिकल क्यों, जब आयुर्वेद है, खरा है, पुदीन हरा है। जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या नापना कद आसमान। विराट की रणनीति और कूटनीति दोनों बताएंगे। न 83 छोड़ा न 19 छोड़ेंगे। इंग्लैंड में गेम घूमेगी, टीम घूमेगी। 20 साल पहले चुक गए थे, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप जीतने की थीम बताएगी इंडिया न्यूज की टीम। Co-powered by Halonix Radar Motion Sensor Bulb,
ऑटो ऑन, ऑटो ऑफ। आइंस्टाइन जैसा स्मार्ट, ब्रूस ली जैसा टफ, स्मार्ट इन्वर्टर और टफ बैटरी की परफेक्ट जोड़ी, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग, लिव गार्ड। आज भी कड़ी मेहनत करता हूँ अपनों के सपने जो पूरे करने हैं। पहले ये सब नहीं कर पाता था, फिर मेरे डॉक्टर ने बताया ये बी विटामिन की कमी हो सकती है और रोजाना 2 गोली न्यूरोबायन फोर्ट लेने की सलाह दी। न्यूरोबायन फोर्ट इंडिया का नंबर 1 विटामिन ब्रांड और मैं अपने बेटे का नंबर 1 हीरो। एक स्विच दे सुरक्षा का वादा। निरोल इलेक्ट्रिकल्स के साथ ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, बिल आधा। निरोल निभाएं जीवन भर का साथ। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना, बदहजमी, एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारे जैसी पेट की समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। बाबा ब्लैक शीप। होम रेनोवेशन के लिए लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पे आइए। छठ से लोन अप्रूवल, फट से पैसा अकाउंट में। पैसाबाजार.com। पूरे भारत का होगा पेट साफ और सब रोग होंगे दफा, क्योंकि भारत अब लेता है खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Look beyond the cutting edge and sharpen your skill set with quality education at Tirthankar Mahavir University, preparing professionals for a new India. गैस, एसिडिटी। जब गैस, बदहजमी और एसिडिटी सताए तब गैसोफास्ट असली जीरा ही काम आए। गैसोफास्ट असली जीरा। बेटा। हाँ पापा। Are you sure? ये देखिए, पहले जमीन देख ले। आपकी जमीन। यहाँ घर इम्पॉसिबल। पॉसिबल है अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत में डाला डेरा और घर बन गया मेरा। रख दो, रखिए। अल्ट्राटेक से घर तो बना दिया, अब बसा भी ले। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। करीना, केमिकल से बाल हुए छार, सत या नाश, पोल्यूशन, पानी, हानि ही हानि, सत या नाश, कोई उपाय। 7 पोषण वाला नया डाबर वाटिका शैम्पू लगाओ, जिसमें है हिना, शिकाकाई, आंवला जैसे 7 पोषण। वाटिका बनाए बालों को ब्यूटीफुल और हेल्दी। तो सत या नाश। कुंस्टोकॉम एयर कूलर्स, बेमिसाल ठंडी हवा, न शोर न पानी के छींटे। कुंस्टोकॉम एयर कूलर्स, दिखता भी है कूल, करता भी है कूल। जोश है तेरा केसर का बल्ला घुमा। जब वो जुबान पे केसर और जोश दिलोगे तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबान केसरी। 792 मेरा क्रेडिट स्कोर और आपका। पैसाबाजार.com पे अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक करो। कम है तो ठीक करो, कभी लोन की जरूरत पड़ी तो काम आएगा। पैसाबाजार.com। मैदान आपका हो या मेरा, दर्द कभी भी हरा सकता है। नया वॉलिनी मैक्स, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट पेन रिलीफ स्प्रे। I trust Volini Max. Only Volini Max. Defeat pain instantly. ओ भैया सैया चच्चे बच्चे बड़ बोले कान के कच्चे। आए बहने ननद भौजाई, देख द्वार खुशखबरी आई। अब टाटा स्काई घर घर में चलेगा, टीवी सुपर टीवी बनेगा। इंस्टॉलिंग की स्पीड ओ भैया बिजली जैसी कौंधी होगी। पिक्चर क्वालिटी ऐसी दैया हीरोइन बगल में बैठी होगी। स्क्रीन मिलेंगी एक से ज्यादा, सर्विस लल्लन टॉप है दादा। और सुधारम धार बहेगा, तो का पक्का वादा। टाटा स्काई घर घर में चलेगा, टीवी सुपर टीवी बनेगा। आज ही अपने टाटा स्काई डीलर से मिले। टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जीगा डाला। सुनिए, वरुण को हम अगले साल कॉन्वेंट स्कूल में डाल दें। महंगा पड़ेगा। सब फायदों के लिए फीस थोड़ी ज्यादा भी हो तो कम है ना? कम कैसे? जैसे आपकी आईटेट स्टार्ट के फायदे, जितनी बार भी स्टार्ट स्टॉप कर लो ये बिना खटखट चल ही पड़ती है और बैटरी भी नहीं खाती। iTouch स्टार टेक्नोलॉजी वाला TVS XL 100 हेवी ड्यूटी, समझदारी इसी में है। बेटा। हाँ पापा। Are you sure? ये देखिए, पहले जमीन देख ले। आपकी जमीन।
यहाँ घर इम्पॉसिबल। पॉसिबल है अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत में डाला डेरा और घर बन गया मेरा। रख दो, रखिए। अल्ट्राटेक से घर तो बना दिया, अब बस आप ही ले। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। I juggle many roles every single day. Mom, wife और पुलिस ऑफिसर। प्रेरणा का इतना सब कर पाना विद अ स्माइल मेक्स हर अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ रियल फिटनेस, जिसमें उनका रोज साथ देते हैं क्वेकर ओट्स के 2 times more प्रोटीन, फाइबर एंड न्यूट्रिशियस एनर्जी। क्वेकर, फ्यूल फॉर द रियल फिट। नहीं, टेस्टी हेल्दी हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये केस अब तुम ही सॉल्व करोगे। Quaker home style masala oats with real veggies and spices, a delicious breakfast to keep you going. Quaker, fuel for the real fit. ये ना सुजुकी एक्सेस 125 जैसा है। क्यों? कम पीता है। Powerful 125cc engine, superior mileage. Suzuki Access 125, कम पीता है। तीखी मिर्ची। जीत लिया मैदान दोबारा, कांग्रेस पीछे छोड़ी। जीत लिया मैदान दोबारा, कांग्रेस पीछे छोड़ी। देश की सेवा करेगी मिलके मोदी अमित की जोड़ी। ओ हो ओ हो ओ हो। बबुआ बुआ ने जाति जाल बिछाया था, दीदी ने भी शतरंजी दाव लगाया था। भाई बहन चौकीदार को चोर बताते हैं, बुआ सुपड़ा साफ तो मुंह ये छिपाते हैं। बिन तेल बुझ गई लालटेन, मिला बट गैंग का छिना चैन। देश को लूटने वालों की कमर खुद जनता ने तोड़ी। ओ हो ओ हो। सबका साथ और सबके विकास से देश की तरक्की होगी। सबका साथ और सबके विकास से देश की तरक्की होगी। बदनीयत से कुछ न करेगा चौकीदार ये मोदी। ओ हो ओ हो। Presented by Vimal, बोलो जुबा केसरी। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। ये जमाना सोशल मीडिया का है। शायद खबरों की सबसे तेज और दौड़ती भागती दुनिया टीवी है, लेकिन फेसबुक ट्विटर के दौर में सेकंड से पहले यहां कोई ना कोई खबर आती है और देखते ही देखते वायरल होने लगती है। ऐसे में अपने खास शो वायरल रिपोर्ट के जरिए आपको वायरल वीडियो और खबरों की हकीकत बताएंगे। पहले इस वक्त की सुर्खियां। खास खबर के प्रस्तुत करता है गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला जो हमेशा रहे याद। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और घर की दावत में रंग जमा डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को शुरुआती झटके के बाद रोहित शर्मा ने संभाला। भारतीय गेंदबाजों की आंधी में उड़ी अफ्रीकी टीम। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद से की मुलाकात, सदन चलाने में मांगा सहयोग। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जाएंगे अयोध्या, 15 जून को होगा दौरा। रामलला के दर्शन भी करेंगे ठाकरे।
पीएम मोदी का नया संकल्प 2024 तक घर घर पहुंचाएंगे पानी, अब प्यासा नहीं रहेगा कोई हिंदुस्तानी। नीट 2019 की परीक्षा के रिजल्ट घोषित, राजस्थान के नलिन खंडेलवाल बने टॉपर, बधाइयों का लगा तांता। और उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन, अमेरिका में इलाज के दौरान हुई मौत, 58 साल के थे पंत।